हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा रेलवे ग्रुप डी 2019 आरआरसी जो ग्रुप डी 2019 है हमारा, इसके रिजल्ट के बारे में। देखो, इसके रिजल्ट के बारे में मैंने कल भी आपको एक वीडियो था जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इसी बात की तरफ एक इशारा कर रही हैं कि शायद इस सप्ताह मतलब 30 तारीख तक या फिर आने वाले अगले सप्ताह तक रिजल्ट आने की संभावना है। ऐसी सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में जो बहुत डिमांड है, कल भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अगर पॉसिबल है तो थोड़ी सी कट ऑफ पर बात कर ली जाए। क्या कट ऑफ रहने वाली है? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं कोई रेलवे में नहीं हूं या रेलवे के अंतर्गत कोई बॉडी या सबऑर्डिनेट की तरह काम नहीं करता हूं जो मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता हूं। जैसे कि लोग एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहे हैं वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता लोग कैसे कट ऑफ बता रहे हैं एग्जैक्ट, बट हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं ऑलवेज ऑब्जर्व करता हूं, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन हो। इससे पहले की भी वीडियो आप देख सकते हैं जो हमने ट्रिपल एससी से रिलेटेड मैंने बताए थे कि क्या किया जाता है कि हम लोग कुछ पुराने वर्षों की कट ऑफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से जो चीजें निकल कर आती हैं उनके बेसिस पर कुछ फैक्ट सामने रखते हैं कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे पास अब तक की रेलवे की 2 बड़ी भर्तियां हैं जो ग्रुप डी से संबंधित है, ठीक है ना। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कैमरे में कि 2018 की एक भर्ती थी जिसमें कुल 62,909 पद थे। तो 62,909 पद थे और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 1.87 करोड़ भरे गए थे, ठीक है ना। मतलब 1,87,00,000 फॉर्म भरा गया था। ये 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। जो इसका पेपर था, अगर मैं बात करूं, 2018 की वैकेंसी थी, इसका जो पेपर था, इस पेपर का जो लेवल था, जिसने भी दिया होगा उसे पता होगा अगर वो वीडियो देख रहा है, किसका लेवल उस टाइम पर ये बोला जा रहा था कि इजी टू मोड था, मतलब इजी टू मॉडरेट था उस टाइम पर। अगर बात करें इजी टू मॉडरेट क्यों था, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि रेलवे ने ना, अगर देखा जाए, इतने बड़े पैमाने पर पहली बार पेपर करवाया था जिसमें इतना सारा बच्चा बैठा हुआ था। रेलवे को इस एग्जाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कैसा क्या लेवल होता है, कैसी क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। बहुत सारी समस्याएं उनके साथ भी आई। कोई भी बॉडी बनाई जाती है, कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी जब बनती है तो उसमें समस्याएं आती हैं, ठीक है। उसके बाद इजी टू मॉडरेट पेपर गया, देन बात आई नॉर्मलाइजेशन की। तो लास्ट ईयर जब 2018 का फॉर्म था उसमें नॉर्मलाइजेशन में ऐसी ऐसी चीजें सामने आई कि आप बिलीव करिए, 18 नंबर 20 नंबर बढ़ना एक आम बात सी थी। मतलब ऑलवेज मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जा रहा था 10-12 नंबर सभी का बढ़ रहा था। तो उस टाइम पर जो नॉर्मलाइजेशन था वो बहुत हुआ, मतलब नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें भी सामने निकल कर आई कि जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनका नहीं हो पाया था नॉर्मलाइजेशन के चलते हुए। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया कि ये जो शिफ्ट थी, क्योंकि पता है ना आप सभी को, इतने सारे एग्जाम, इतने सारे बच्चों के एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं कराए जा सकते, तो उसके लिए बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट चाहिए होती थी, ठीक है ना। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि कैमरा ऑन है या नहीं। ओके, सॉरी, कैमरा ऑन है। तो मल्टीपल शिफ्ट होती थी, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। देन अगर बात करी जाए अटेंडेंस की, तो लास्ट ईयर की जो अटेंडेंस का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि 45 के से 50 के आसपास परसेंट के आसपास लोगों ने दिया। ऐसा नहीं है कि 45 to 50 रहा, 60% भी रहा होगा, बट ये ओवरऑल रहा है जो निकल कर आया। इतनी सारी चीजें निकल कर आई, ठीक है ना। और उसके बाद कहीं जाकर हमारे पास क्या आई थी, कट ऑफ आई थी। देखो, कट ऑफ से संबंधित मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसकी इतनी गई थी। आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कहीं भी कट ऑफ मिल जाएगी आपको, किसका कितना गया था, बहुत ज्यादा भी गया था, बहुत कम भी गया था। ये सारी चीजें थी, उनको ऑब्जर्व करके लोगों ने 2019 में फिर से फॉर्म भरा। 2019 में रेलवे ने एक बहुत बड़ी भर्ती दी, ये थी 62,909 पदों पर। ये भर्ती थी 62,909 पदों पर, ये वाली भर्ती थी। और यहाँ रेलवे ने दी 1,03,769 पदों पर भर्ती। तो ये इसकी तुलना में बहुत बड़ी भर्ती आई रेलवे बोर्ड की तरफ से, इतने सारे बच्चों को चांस दिया गया। और इसमें इस बार आप कंपैरिजन देखो, जब हमारे पास 62,000 भर्ती थी तब हमारे फॉर्म पड़े थे 1,87,000, और सॉरी 1,87,00,000। और जब ये फॉर्म पड़े, जब भर्ती आई 1 लाख तक, ठीक है ना, लगभग दूने से थोड़ी सी कम, तो हमारे पास फॉर्म पड़ते हैं 1,30,00,000। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है कि इसमें और इसमें सबसे पहला तो अंतर यही हो गया कि इसमें पदों की संख्या बहुत कम थी, मतलब इसकी तुलना में, और यहाँ लगभग दुगने पद बन रहे हैं, नहीं दुगने बन रहे हैं, बट 1.5 गुने से तो ज्यादा ही है। देन बात आई फॉर्म की, तो फॉर्म भी देखो यहाँ से तो यहाँ कम ही पड़ा है,
ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास फॉर्म कम पड़ा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है पेपर के ऊपर, ठीक है ना, कि कितना फॉर्म फिलिंग हुआ है। तो ये जो फॉर्म फिलिंग था वो 1.3 करोड़ के आसपास हुआ। अब जो सबसे ज्यादा कंपैरिजन करने वाली चीज है वो है पेपर का लेवल। जो यहाँ इजी टू मोड था वो पेपर यहाँ पर केवल मॉडरेट था, केवल मॉडरेट था। आप इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते इसको, आप मॉडरेट तो टफ कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस एग्जाम के अंदर जो साइंस थी ना, उसने इतना दिमाग खराब कर रखा था बच्चों का, इतना ज्यादा परेशान किया है साइंस ने, ठीक है ना, कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए जैसे अटेम्प्ट होने चाहिए थे। साइंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि रीजनिंग इजी थी, नहीं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि रीजनिंग इजी थी तो इजी नहीं थी। अगर आप देखेंगे रीजनिंग के अंदर जब आंसर की आई हैं, जब लोगों ने आंसर की अपनी शेयर की है, तो पता चला है कि रीजनिंग में पजल के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है ना, रीजनिंग के अंदर पजल का क्वेश्चन डाल रखा है। और आपको पता है कि पजल का क्वेश्चन, अगर पजल का एक क्वेश्चन आता है ना, मान लीजिए सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया इस तरीके से बिठाने को, आपने 6-7 लोग बिठाए और 7 लोग बिठाने के बाद अगर उसमें से एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इसने आपका कितना टाइम खराब किया है। आई बात समझ में? तो यहां इन दो चीजों ने बड़ी दिक्कतें दी हैं एग्जाम के अंदर, और इस वजह से मैं इसको केवल और केवल किस में रख रहा हूं? मॉडरेट के अंदर रख रहा हूं। बात समझ आ रही है सभी को? तो यहां अगर पेपर का मोड देखा जाए तो जो इजी टू मॉडरेट था वो केवल मॉडरेट हो गया या मॉडरेट टू टफ हो गया। उसकी वजह क्या है? साइंस और रीजनिंग लोगों ने जितना ज्यादा अटेम्प्ट किया है गलत उतना ज्यादा हुआ है क्वेश्चन। बात समझ आ रही सभी को? देन बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। अगर हम यहां देखते हैं नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा था, बट यहां नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं, यहां पर है परसेंटाइल सिस्टम, ठीक है ना, परसेंटाइल सिस्टम है। ये क्या होता है परसेंटाइल सिस्टम, इसे समझते हैं। देखो परसेंटाइल में क्या होता है, आपके जो शिफ्ट लगेगी उस शिफ्ट में ये देखा जाएगा कि हाईएस्ट जो स्कोरर है, ठीक है ना, जो हाईएस्ट स्कोरर है उसे कितने मार्क्स बन रहे हैं। जितने हाईएस्ट स्कोरर होंगे, टॉप 0.1% आई थिंक लिया जाता है, जितने आपके टॉप स्कोरर होंगे उससे आपकी आंसर शीट को कंपेयर करा दिया जाएगा। अगर आपकी शिफ्ट में टॉपर 50 नंबर का है तो आपके में जो परसेंटाइल सिस्टम लगेगा उसमें आपके जो नंबर कंपेयर किए जाएंगे वो 50 से कंपेयर किए जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट का टॉपर 70 नंबर ला रहा है तो आपका कंपैरिजन 70 नंबर वाले से होगा, 60 ला रहा है तो 60 नंबर वाले से होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन था जिसमें मार्क्स बढ़ रहे थे, ये नॉर्मलाइजेशन है जिसमें आपको एक रैंक मिलेगी, ठीक है ना, आपकी शिफ्ट में एक रैंक मिलेगी और आपका बेसिस डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट के टॉपर के ऊपर कि कैसी रैंक उसकी आ रही है। देन यहां परसेंटाइल सिस्टम लागू हो रहा है। तो परसेंटाइल सिस्टम जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल अलग होता है, ये बात आपको समझनी होगी। परसेंटाइल एक प्रकार का रैंक होता है, ठीक है ना। फिर बात आती है अटेंडेंस की, जो 45 to 50% थी। तो अभी अभी कुछ लोगों ने ये बताया है आरटीआई में कि इस बार रेलवे बोर्ड ने ये बताया है कि परसेंटेज बहुत सी ऐसी जगह पर है जहां पर 30% भी रही है और कोई कोई ऐसी जगह है जहां 45% भी रही है। तो अगर हम इसका ओवरऑल ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज रही है वो ऑलमोस्ट 50% रही है, ठीक है ना, 50%, जो कि लास्ट टाइम अगर एवरेज जाते हैं तो वो 60% थी, तो इस बार वो कितनी रह गई है? 50%। अब इतनी सारी बातें होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद कंक्लूजन क्या निकला है? तो कंक्लूजन ये निकला है मेरे भाई कि अगर आप इतना सब कंपेयर कर रहे हो तो फिर अगर आप कट ऑफ की बात करना चाहते हो तो आपको मैं एक सीधे शब्दों में एक बात बताना चाहता हूं कि इतनी सब कुछ चीजें देखने के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि रैंक सिस्टम लग रहा है, तो देखो कट ऑफ आपको पता है बहुत सारे जोन है, हर जोन की कट ऑफ अलग अलग नहीं बताई जा सकती, बट मेरा ये अपना अनुमान कहता है कि अगर आपके जो रॉ मार्क्स हैं, ठीक है ना, जो आपके रॉ मार्क्स हैं, मतलब जो आपके एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, नॉर्मलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो मेरे भाई 50 से 55 के बीच में बन रहे हैं, 50 से 55, क्योंकि पता है जब ये आई है ना आपकी आंसर की, देखा है मतलब 51-52 पहुंचना बड़ा कठिन सा काम लग रहा है, मतलब 50 आ गए हैं, 51 आ गए, ऐसा नहीं है कि 70 नहीं आए हैं, आए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहो कि हर आदमी के 70 आए हैं तो नहीं आए मेरे भाई। आप वीडियो देख रहे हो, देखो वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो, चीजें अगर ठीक लग रही हैं तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले टाइम में अगर ऐसी कुछ भी चीजें होती हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया मेरी बात सुनिएगा कि देखो अगर आपको चीजें नहीं पसंद आती हैं तो भैया आप डिसलाइक कर सकते हो। मैंने कहा ना, कमेंट आपके जैसे बहुत सारे भाई बहन लिखते हैं, कमेंट में कुछ भी उल्टा सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है। क्या फायदा मैं कंप्लेंट डालूं और आपके पास कॉल आ जाए, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करिए इन चीज़ों से बचो।
पता नहीं लोगों की कितने मतलब आजकल भावनाएं चेंज हो गई। अरे भाई आपको बात नहीं सुन रही है, वीडियो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं वीडियो छोड़ के, कुछ भी राइट करना है उनको, ठीक है ना। कतई मतलब सेंसलेस हो गए हैं लोग आजकल, ठीक है ना। उनको बस वीडियो देखा, अरे भाई मेरी थिंकिंग आपसे मैच नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भैया आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है। कुछ होंगे मेरे भाई बहन, बहुत कल वाले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, उन्होंने कहा कि सर आपने जितनी बात बताई है जेन्युइन बताई है, आपने कोई भी प्रचार वाली बात नहीं करी। मैं आज भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने सिर्फ फैक्ट रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इतने नंबर तक पहुंच रहे हो, एक चीज और है, आप कहेंगे सर कुछ लोग 34 वाले हैं, कुछ लोग 35 वाले हैं, सर ऐसा भी है कि हम ST से हैं, सर SC से हैं। देखो मेरे भाई, हमने आपसे कहा ना कि आपकी शिफ्ट आपकी शिफ्ट के नंबर, आपके जो SC भाई बहन में सबसे ज्यादा नंबर मिले होंगे ना, जिसने मान लो 50 मिले हैं, तो आपका कंपैरिजन 50 वाले से किया जाएगा रैंक में, ठीक है ना। अगर उसको 40 मिले हैं तो भाई मेरे आपकी कंपैरिजन 40 वाले से किया जाएगा। इसलिए कतई टेंशन ना लो, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तय करेगा कि आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नंबर किसके बन रहे हैं या कम किसने बन रहे हैं। तो अगर ओवरऑल आपके इस तरीके से कुछ नंबर बन रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट यहाँ हो, देखो कैटेगरी वाइज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज का पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी वाइज लोग डेटा नहीं भेजते हैं सारे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरीके से अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप सेफ जोन में खेल रहे हैं इस टाइम, फिलहाल के लिए अभी आप सेफ जोन में खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा रिजल्ट के अपडेट को लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे फिर एक ही बात कहूंगा कि अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो उसके लिए भी एक लाइक बनता है, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाते रहें जो टाइम टाइम पर आपकी भर्ती से जुड़े होंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।